वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग मीन्स लाइट फैन सर्किट वायरिंग के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या कहता है, एक उपभोक्ता अपने नए भवन में विद्युत वायरिंग कराना चाहता है। मकान का प्लान नीचे दिया गया है। इसमें निम्नलिखित बिंदु एवं मुख्य स्विच की स्थिति दर्शाइए तथा प्लान में वायरिंग आरेख दिखाते हुए आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए और लागत भी निकालिए। तो ये प्रश्न है आपका और ये प्लान दिया हुआ है। इसी प्लान में आपको वायरिंग करना है। यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ वरांदा है, यहाँ बेडरूम है। ये 6x4 का है, ये 3x3 का है, ये 3x3 का। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर है। ओके, अब कहाँ पर कौन से पॉइंट और कितने लगाने हैं ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। तो वरांदा में आपको एक ट्यूबलाइट लगाना है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। बेडरूम में एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। ड्राइंग रूम में 2 ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। तो ये कंप्लीट प्रश्न है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ये स्टेप्स आपको एकदम याद होने चाहिए और किस स्टेप में क्या करना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला स्टेप है हमारा एजम्पशन मीन्स पूर्वानुमान। तो पहला एजम्पशन है भवन की ऊंचाई 3 मीटर है। जो भवन है हमारा उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। ओके, दूसरा क्या है, मेन स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगे हैं। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल वायरिंग रूल में बताई गई हैं। इंटरनल वायरिंग रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है HR मतलब हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। देखिए, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक भवन जैसा बनाया है। ये आपके भवन की ऊंचाई है जो कि इस प्रश्न में हम लोगों ने 3 मीटर माना है। तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई 3 मीटर है। ये है HR मतलब जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जो दीवार पर इस तरीके से कंड्यूट बिछा होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HR हॉरिजॉन्टल रन। ओके, और जो HR होता है वो सीलिंग से, सीलिंग मीन्स जो छत होती है आपकी, सीलिंग से आधे मीटर नीचे लगाया जाता है। तो भवन की ऊंचाई यदि 3 मीटर है तो हम लोग सीलिंग से आधे मीटर HR बिछा रहे हैं, तो फर्श से HR की ऊंचाई कितनी हो गई, 2.5 मीटर। ओके, अब देखिए, जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है तो ये फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है, और ये जो स्विच बोर्ड लगता है वो फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम इसको HR कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रन कहते हैं, जो कंड्यूट बिछा हुआ होता है जिसके अंदर से हम वायर, तार को लेकर के जाते हैं और वायरिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट एजम्पशन है दीवार की मोटाई नगण्य मानते हुए। यदि क्वेश्चन में दीवार की मोटाई दी हुई है तो ठीक है, और नहीं दिया होता है तो हम उसको नगण्य मान लेते हैं। ज़्यादातर दीवार की मोटाई 0.25 मीटर होती है, हम उसको नगण्य मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एजम्पशन कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किया गया है। मतलब वायरिंग के लिए हम लोगों ने कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किया है। एज वी ऑल नो दैट टाइप ऑफ वायरिंग 5 प्रकार की होती है। क्लिट वायरिंग, वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, लेड शीथेड और मेटल शीथेड वायरिंग, बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। और कंड्यूट वायरिंग में भी 2 टाइप की वायरिंग होती है,
सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कंड्यूट वायरिंग किया गया है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग किया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा दरवाज़ा 1 मीटर चौड़ा है। ओके, तो इतने एजम्पशन से हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ लोड। क्या आता है? कैलकुलेशन ऑफ लोड और करंट की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो मेन स्विच किस रेटिंग का लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किस रेटिंग का लेना है, जो केबल लेना है वो किस रेटिंग का होगा, करंट रेटिंग से ही तो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लोड निकाल लेते हैं। तो ट्यूबलाइट जो है वो 4 लगी हैं, 40 वाट की एक ट्यूबलाइट आती है, तो 4 का गुणा कर दिए तो 160 वाट हो गया। फ़ैन 2 लगा हुआ है, 60 वाट का एक फ़ैन आता है, तो 2 आ जाएगा 120 वाट का। 5 एम्पियर का सॉकेट। अब आप जानते हैं कि लाइट फैन सर्किट में 5 एम्पियर के सॉकेट लगते हैं, तो ये 3 लगा हुआ है, ये 100 वाट का होता है, तो 3 हो गए, तो 300 वाट हो गया। अब हम टोटल वाट निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वाट हमारा 580 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका पूरे लोड का करंट निकाल लेंगे। ओके, तो P इक्वल टू VI से, तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा P/V। P मतलब पावर, तो लोड कितना है आपका 580, तो 580 बटे वोल्टेज। आप जानते हैं कि घरेलू जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2.52 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लोड करते हैं और करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा नंबर ऑफ़ सर्किट्स निकालना। तो नंबर ऑफ़ सर्किट कैसे फाइंड करते हैं? इंटरनल वायरिंग रूल में आपको बताया गया है कि लाइट फैन सर्किट में यदि 10 पॉइंट्स और 800 वाट होते हैं तो एक सर्किट निकाली जाती है। जैसे ही 10 पॉइंट से ज़्यादा होगा या 800 वाट से ज़्यादा होगा तो हमेशा अगली सर्किट निकाली जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 9 है, मतलब 4 ट्यूबलाइट, 2 फैन और 3 5 एम्पियर का सॉकेट, तो टोटल 9 हो गए। और जो टोटल लोड आया था वो 580 था, तो यहाँ पर जो टोटल पॉइंट्स है वो भी 10 से कम है और जो टोटल लोड है वो 800 वाट से कम है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ सर्किट 1 निकालेंगे, मतलब एक सर्किट निकालेंगे और काम हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, घरों में वायरिंग के लिए ज़्यादातर हमेशा 2 सर्किट निकालते हैं, तो वो भी सही है, और अकॉर्डिंग टू रूल आप एक सर्किट निकाल रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, हाँ, 2 सर्किट कब निकलती? जब या तो 10 पॉइंट से ज़्यादा होता या टोटल लोड 800 वाट से ज़्यादा होता, तो हमेशा अगली सर्किट निकलती। ठीक है, यहाँ कम था इसीलिए हमने एक सर्किट निकाल कर ही क्वेश्चन का सलूशन किया हुआ है, मतलब वायरिंग किया हुआ है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप जानते हैं कि लाइट फैन सर्किट में 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर PVC इंसुलेटेड केबल हम लोग यूज़ करते हैं, और आप अगर केबल की टेबल में भी देखेंगे तो 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर PVC इंसुलेटेड केबल लगेगा इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग, 2.52 के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेआउट डायग्राम बनाना। यहाँ पर देखिए लेआउट डायग्राम बनाया गया है। लेआउट डायग्राम कैसे बनाते हैं? जो क्वेश्चन दिया होता है उसी में हम लोग स्विच बोर्ड और जो पॉइंट्स होते हैं फ़ैन और ट्यूबलाइट उनको हम लोग दर्शा देते हैं, तो इस तरीके से हमारा लेआउट डायग्राम तैयार हो जाता है। देखिए ये हमारा प्लान था, इसी में हम लोगों ने स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच, ट्यूबलाइट, फ़ैन, इन सबको डिनोट कर दिया, तो वो हमारा लेआउट डायग्राम बन गया। ये हमारा ड्राइंग रूम था, ये हमारा वरांदा और ये हमारा बेडरूम। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बरामदे में मेन स्विच लगाते हैं और मेन स्विच से आधा मीटर छोड़ करके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इस वाली दीवार से आधा मीटर पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हो और आधा मीटर पहले मेन स्विच लगा हो। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर
एक ही सर्किट निकाली गई है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक सर्किट निकालते हैं और यहाँ पर था दरवाज़ा। दरवाज़ा हमारा 1 मीटर का है, दरवाज़ा था। जो स्विच बोर्ड लगता है वो हमेशा दरवाजे से आधे मीटर छोड़ करके लगता है। तो यहाँ था दरवाज़ा और ये आधे मीटर हम लोगों ने और छोड़ा और उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया स्विच बोर्ड नंबर 1। अब हम लोग बरामदे में वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नंबर 1 लगा दिया। अब यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सर्किट, वही सर्किट निकालेंगे, क्योंकि एक ही सर्किट निकाले हम लोग, ऐसे निकालेंगे और स्विच बोर्ड नंबर 1 में दे देंगे, कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, एक सर्किट का मतलब नंबर ऑफ वायर 2, एक फेज और एक न्यूट्रल। ओके, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 में हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। इसमें एक लगा है 5 एम्पियर का सॉकेट और बरामदे में एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगा था और एक ट्यूबलाइट लगा था। तो ये ट्यूबलाइट हम लोग कहाँ लगा देंगे? HR पर ही लगा देंगे। ठीक है, स्विच बोर्ड से ऊपर जा कर के जो HR होगा वहीं पर हम लोग ये ट्यूबलाइट को लगा देंगे। कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ स्विच बोर्ड है तो ऐसे ऊपर जा कर के ये HR है हमारा, इसी HR पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ट्यूबलाइट को लगा देंगे। ओके, तो बरामदे में बस इतनी ही चीज़ें लगी हुई थी। अब इसके बाद इधर दीवार में होल करके हम ड्राइंग रूम में जाएंगे और उसी के जस्ट जैसे स्विच बोर्ड 1 था वैसे स्विच बोर्ड 2 हम लोग इस साइड यहाँ पर लगा देंगे। ओके, अब हम लोग इस ड्राइंग रूम में कितने पॉइंट्स लगाने हैं? तो 2 ट्यूबलाइट लगाने हैं और एक फ़ैन लगाना है। ठीक है, और एक सॉकेट भी लगाना है। तो सॉकेट हम लोगों ने यहाँ स्विच बोर्ड में लगा दिया। अब देखिए, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो फ़ैन हो वो पूरे रूम के एकदम बीच में लगे और ये वाली लेंथ देखिए 6 मीटर थी, तो यहाँ पर एक ट्यूबलाइट हमने लगा दिया और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट हमने लगा दिया। इधर इधर लगाते तो ज़्यादा पास पास हो जाता, इसीलिए इधर इधर लगा दिया। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग वायरिंग करेंगे। स्विच बोर्ड नंबर 2 से यहाँ से हमने सर्किट निकाला और 1.5 मीटर इधर चले, क्योंकि टोटल लेंथ ये कितना है? 3 मीटर है ना। 1 मीटर का ये दरवाज़ा हुआ और आधा मीटर ये छोड़ के स्विच बोर्ड लगा है, तो 1.5 मीटर इधर निकल गया, तो 1.5 ही मीटर तो इधर बचा। तो देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर पे ही स्विच बोर्ड लगा था और वहीं पर हमने ट्यूबलाइट लगाया था, क्योंकि ट्यूबलाइट भी तो हमें यहाँ पर बरामदे में जो ट्यूबलाइट लगा था ये भी हमने एकदम बीच में ही लगाया था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेस हाइट रेशियो हम लोगों को ऐसा लगाना होता है कि पूरे रूम में जो प्रकाश हो वो समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो हमें यहाँ इसमें भी वही चीज़ करना है। तो स्विच बोर्ड नंबर 2 से हम लोगों ने सर्किट ऐसे निकाला, तो कितने मीटर हम लोग को वैसे कंड्यूट बिछाना पड़ा? 1.5 मीटर। फिर हम लोग ये ट्यूबलाइट कहाँ लगाएंगे? ये टोटल लेंथ कितना है? 4 मीटर है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये 2 मीटर पर एकदम मिडल में लगे, बीच में लगे। तो 1.5 मीटर इधर हम चले और 2 मीटर इधर गए और वहाँ पर हमने हॉरिजेंटल रन पे HR पे क्या किया? ट्यूबलाइट को लगा दिया। अब हम लोग HR से आधा मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो सीलिंग पर पहुँचेंगे और फिर फ़ैन कहाँ लगाना है? हमें एकदम बीच में लगाना है। टोटल लेंथ कितना है? 6 मीटर है ना, तो 3 मीटर पे लगेगा हमारा फ़ैन। 6 का हाफ कितना होता है? 3 होता है, तो 3 मीटर पे हमारा फ़ैन लगेगा। तो ट्यूबलाइट से आधा मीटर ऊपर चलेंगे तो हम सीलिंग पे पहुंचेंगे और सीलिंग के अंदर हम 3 मीटर चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? फ़ैन लगाने वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कितना चले? आधा मीटर वो और 3 ये, 3.5 मीटर चलने पर हम 3.5 मीटर कंड्यूट बिछाए हम, तो हमने फ़ैन की वायरिंग की। फिर इसी तरह जो अगला ट्यूबलाइट लगेगा वो 3 मीटर इधर चलेंगे तो दीवार के सीलिंग के कॉर्नर पे पहुंचेंगे और फिर आधा मीटर और नीचे उतरेंगे तो हम लोग HR पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर हम लोग फिर एक ट्यूबलाइट को लगा देंगे। मान लीजिए ये हमारा स्विच बोर्ड नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ट्यूबलाइट को लगा दे रहे हैं और आधा मीटर ऊपर चढ़ रहे हैं, तब हम सीलिंग के पास पहुँच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला ट्यूबलाइट लगा दिया, ये वाला,
ये वाला ट्यूबलाइट हमने लगा दिया मान लीजिए यहाँ पर। फिर हम आधा मीटर ऊपर चढ़े तो सीलिंग पे पहुँचे, और फिर हम कहाँ गए, 3 मीटर अंदर चले, तब जा कर के बीच में पहुँचे हम, और हमने यहाँ पर क्या किया, फ़ैन को लगा दिया। ठीक है, क्या किया, फ़ैन को लगा दिया। अब फ़ैन को लगा दिया। अब फ़ैन को लगाने के बाद फिर हमें इस साइड ट्यूबलाइट लगाना है, तो हम यहाँ से 3 मीटर फिर चलेंगे और आधा मीटर उधर नीचे उतरेंगे ना, इसी तरह आधा मीटर नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ पर कहीं HR होगा इधर, तो वहाँ पर हम ये वाली ट्यूबलाइट को लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग वायरिंग कर देंगे ड्राइंग रूम का। अब हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 2 से सर्किट निकालेंगे, मतलब एक फेज एक न्यूट्रल निकालेंगे, और यहाँ से होते हुए स्विच बोर्ड नंबर 3 जो कि बेडरूम है, बेडरूम में भी तो वायरिंग करना है, तो हम यहाँ पर स्विच बोर्ड नंबर 3 लगाएंगे। और यहाँ से कितना मीटर चलना पड़ेगा, आधा मीटर ये, 1 मीटर दरवाज़ा, तो 1.5 मीटर ये हो गया और 1.5 मीटर ये हो गया, क्योंकि दरवाज़ा यही वाला जो बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो इधर ओपन होगा, तो 1 मीटर का दरवाज़ा, तो 1 मीटर ये ओपन हो गया और आधा मीटर छोड़ के हम लोग स्विच बोर्ड लगा रहे हैं। ओके, तो 1.5 मीटर ये हो गया, और यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नंबर 3 को लगा दिया है। ठीक, अब बेडरूम की वायरिंग कर लेते हैं। बेडरूम में क्या लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है और एक फ़ैन लगाना है। तो टोटल लेंथ ये वाली 3 मीटर है। टोटल लेंथ कितना है, 3 मीटर है, तो 3 का आधा 1.5 होता है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 1.5 मीटर छोड़ के स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, तो वहीं पर हम स्विच बोर्ड से ऊपर जा कर के HR पे जाएंगे, और HR पे हम लोग क्या करेंगे, ट्यूबलाइट को लगा देंगे। अब फ़ैन कहाँ लगाएंगे, फ़ैन तो सीलिंग पे लगाना है, वो भी एकदम बीच में लगाना है, तो इधर वाला डिस्टेंस भी कितना है, 3 मीटर है ना, तो 3 का आधा 1.5 होता है, तो आधा मीटर हम ऊपर चढ़ेंगे और 1.5 मीटर अंदर आएंगे, तो टोटल 2 मीटर। 2 मीटर पे हम लोगों ने क्या किया, फ़ैन को लगा दिया कंड्यूट बिछा करके। ओके, देखिए यहाँ मान लीजिए ये स्विच बोर्ड है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर गए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ट्यूबलाइट को लगा दिया, और फिर आधा मीटर ऊपर चढ़े और यहाँ पर जा कर के हमने फ़ैन को लगा दिया। उसी तरह किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बरामदे में मेन स्विच लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आधा मीटर होता है। अब ये हम लोग इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे कि इस वाले दीवार से आधा मीटर पहले लगा हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट निकालेंगे, क्योंकि एक ही सर्किट निकाले हम लोग। ठीक, तो बरामदे में स्विच बोर्ड नंबर 1 हम लोग लगाएंगे। अब ये जो स्विच बोर्ड लगेगा वो दरवाजे से आधा मीटर छोड़ करके लगता है। ठीक है ना, दरवाजे से आधा मीटर छोड़ के लगता है, तो दरवाजे से आधा मीटर छोड़ के हमने स्विच बोर्ड नंबर 1 को लगा दिया है। फिर हमने क्या किया है, सॉकेट बोर्ड में लगा दिया, स्विच बोर्ड में, और जो ट्यूबलाइट है उसको हमने एकदम बीच में लगाया है। कैसे, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जब 3 मीटर है तो 1.5 मीटर पर ही हम ट्यूबलाइट लगाना है, तो 1 मीटर ये दरवाज़ा और आधा मीटर ये, तो टोटल 1.5 मीटर तो छूट गया। तो स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर ही HR पे जाके हम लोग क्या करेंगे, ट्यूबलाइट को लगा देंगे। इस तरीके से वरांदे की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड नंबर 1 से वहीं होल करके हम ड्राइंग रूम में जाएंगे, और उस जैसे स्विच बोर्ड नंबर 1 लगा है इस साइड, जस्ट उस साइड हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 2 को लगा देंगे। इसका जो दरवाज़ा है वो इस साइड खुलेगा। ठीक है, तो स्विच बोर्ड नंबर 2 लगा देंगे। आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ से हम लोग सर्किट निकालेंगे इस साइड, क्योंकि इस साइड से सर्किट निकाल करके वायरिंग करेंगे तो वायर ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से ऐसे सर्किट निकाल करके और ट्यूबलाइट, फ़ैन और ट्यूबलाइट की वायरिंग को कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक सर्किट निकाली और स्विच बोर्ड नंबर 3 के लिए, फिर यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नंबर 3 में वायरिंग कर दिया, कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे सॉकेट लगा दिया, और इसी के जस्ट ऊपर ट्यूबलाइट और फ़ैन को लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट डायग्राम को बनाते हैं। आई होप आपको लेआउट डायग्राम समझ आ गया होगा। अब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। लेआउट डायग्राम को देख करके ही हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से ये फ़ायदा होता है कि लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। चलिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग HR कहते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, इसको हमने HR कह दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक ही सर्किट है, उसीलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इस तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कहीं फर्श होगा, यहाँ पर कहीं पर फर्श होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं फर्श होगा इस तरीके से। अब फर्श से HR की ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर है ना। फर्श से HR की ऊंचाई 2.5 मीटर है और फर्श से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगता है ना। तो फर्श से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और फर्श से HR हमारा 2.5 मीटर पे है। तो 2.5 मीटर में से 1.5 मीटर हम जब घटा देंगे तो हमें HR से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच का जो कंड्यूट बिछाना होगा ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा ना। यहाँ देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, फर्श से HR 2.5 मीटर पे है और फर्श से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर पे है। तो इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे तो हमारा ये वाला लेंथ आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। तो इसी तरीके से इसको हमने 1 मीटर निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, ये HR पे हम लोगों ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगा दिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया, वो 1 मीटर है। अब हमें कहाँ पहुँचना है, स्विच बोर्ड नंबर 1 में। तो चलिए हम लोग लेआउट डायग्राम देखते हैं और वहाँ से देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड 1 तक पहुँचने में कितना कंड्यूट बिछाना पड़ेगा। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और ये रहा स्विच बोर्ड नंबर 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस दीवार के कॉर्नर तक पहुंचने के लिए हमें आधा मीटर कंड्यूट बिछाना होगा। तो आधा मीटर ये कंड्यूट बिछाया हम, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है। टोटल कितना है, टोटल 3 मीटर है। 1 मीटर का दरवाज़ा और आधा मीटर ये छोड़ के तो स्विच बोर्ड लगाते हैं, तो 1.5 मीटर इधर निकल गया। तो यहाँ तक कितना बचा, 1.5 ही मीटर तो बचा। तो 1.5 मीटर ये और आधा मीटर ये, तो टोटल कितना हो गया, 2 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 मीटर के बाद हमें क्या मिलेगा, स्विच बोर्ड नंबर 1 मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड नंबर 1 तक पहुंचने के लिए हमें 2 मीटर तक कंड्यूट बिछाना पड़ेगा। तो 2 मीटर हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नंबर 1 को बना दिया। अब ये वाले डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो हमने 1.25 मीटर लिख दिया है, ये डिस्टेंस भी इसी तरह निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्विच बोर्ड नंबर 1 हमारा फर्श से 1.25 मीटर पे लगा होता है और फर्श से HR हमारा 2.5 पे है। तो 2.5 में से हम 1.25 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है हमारा, फर्श से ये 1.25 मीटर की ऊंचाई पे लगा होता है और जो HR है वो फर्श से हमारा 2.5 मीटर की दूरी पे है। तो हमें इतने दूर कंड्यूट बिछाना है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 2.5 में से 1.25 को घटा देंगे तो ये वाला हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 1.25 मीटर। तो स्विच बोर्ड नंबर 1 यहाँ पर हमने लगा दिया। तो DB से स्विच बोर्ड नंबर 1 तक हमने कंड्यूट को बिछा दिया, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 1 से स्विच बोर्ड नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि स्विच बोर्ड नंबर 1 से हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 2 तक जाने के लिए दीवार में होल किए थे और जस्ट उस पार पहुँच गए थे। तो दीवार की मोटाई वैसे तो 0.25 मीटर होती है, लेकिन इस प्रश्न में हम लोगों ने दीवार की मोटाई को नगण्य माना है। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 1 से स्विच बोर्ड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। अगर दीवार की मोटाई दी होती तो यहाँ पर हम लोग 0.25 मीटर लिखते, लेकिन दिया नहीं है, हमने क्वेश्चन में एजम्पशन में नगण्य माना है, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, कोई डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 से हम स्विच बोर्ड नंबर 2 में पहुँच गए। अब स्विच बोर्ड नंबर 2 का डिस्टेंस भी वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग, तो 1.25 मीटर आ जाएगा। ठीक, जैसे हम लोगों ने ये निकाला वैसे ही ये,
और आप याद रखिएगा कि स्विच बोर्ड नंबर, अगर पहले स्विच बोर्ड का आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया तो सारे स्विच बोर्ड के डिस्टेंस उतने ही आएंगे। ठीक, ये ट्रिक है। अब स्विच बोर्ड नंबर 2 से हमने क्या क्या पॉइंट कनेक्ट किए थे, आइए देख लेते हैं। तो स्विच बोर्ड नंबर 2 ये था हमारा, और इससे हमने एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक ट्यूबलाइट को कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबलाइट तक पहुंचते हैं। तो ट्यूबलाइट तक हमें पहुंचने के लिए कितना कंड्यूट बिछाना पड़ेगा? तो स्विच बोर्ड नंबर 2 से, अब देखिए ये टोटल लेंथ 6 मीटर है और 6 का आधा यहाँ पर देखिए ये 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। अब 1 मीटर दरवाज़ा और आधा मीटर छोड़ के हमारा स्विच बोर्ड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1.5 मीटर बचेगा। तो 1.5 मीटर ये हो गया, और जो ट्यूबलाइट हम लोग लगाए थे वो ये टोटल 4 था, तो 2 मीटर पे हम लोग ट्यूबलाइट लगाए थे, तो 2 मीटर इधर हो गया। तो 2 मीटर ये और 1.5 मीटर ये, 3.5 मीटर। तो स्विच बोर्ड नंबर 2 से 3.5 मीटर कंड्यूट बिछाने पे हमें ट्यूबलाइट नंबर 1 को, मतलब ट्यूबलाइट नंबर 1 मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग 3.5 मीटर गए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? ट्यूबलाइट नंबर 1 मिला ना। अब 3.5 मीटर पे ही हमें क्या मिलेगा? फ़ैन मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। अब हम ट्यूबलाइट के पास पहुंच गए, जो कि HR पे लगा हुआ है। ट्यूबलाइट कहाँ लगा है? HR पे लगा है। हम आधा मीटर और ऊपर चढ़ेंगे तो सीलिंग पर पहुंचेंगे, तो आधा मीटर ये हो गया, और टोटल जो लेंथ है ये वाली 6 है, तो 6 के आधे पे पंखा लगाएंगे ना, पंखा तो हमेशा बीच में लगता है, तो 6 का आधा 3 होगा, तो 3 मीटर पे लगाएंगे। तो 3 मीटर ये चले और आधा मीटर सीलिंग तक पहुँचे थे, तो 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर पर हम लोग ने लगा दिया पंखा। ओके, फिर इसी तरह हम लोग 3.5 मीटर पे ट्यूबलाइट लगा देंगे। ये पंखे से 3 मीटर इधर चले, आधा मीटर सीलिंग से नीचे उतर करके HR पे पहुँचे और HR पे ट्यूबलाइट लगा दिया, तो 3.5 मीटर। तो ये 3.5 मीटर पर हम लोगों ने ट्यूबलाइट को लगा दिया। तो ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड नंबर 2 का वायरिंग, मतलब ड्राइंग रूम का वायरिंग हो गया हमारा। अब स्विच बोर्ड नंबर 2 से हमें स्विच बोर्ड नंबर 3 में जाना है, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब कितना कंड्यूट बिछाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये रहा स्विच बोर्ड नंबर 2, और यहाँ से हमें स्विच बोर्ड नंबर 3 में पहुँचना है। तो 1.5 मीटर ये, 1 मीटर का दरवाज़ा, आधा मीटर ये, 1.5 मीटर ये, और यही 1.5 मीटर के बाद हम लोगों ने स्विच बोर्ड नंबर 3 लगाया था, क्योंकि यहाँ देखिए 1 मीटर का दरवाजा, जब आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो कहीं यहाँ तक आएगा, और आधे मीटर छोड़ के हम लोग स्विच बोर्ड लगा रहे हैं। तो 1.5 मीटर ये, 1.5 मीटर ये, टोटल 3 मीटर के बाद हमें स्विच बोर्ड नंबर 3 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 मीटर के बाद हमें स्विच बोर्ड नंबर 3 मिल गया है। ये 3 मीटर हमने बनाया ना, 3 मीटर के बाद हमें स्विच बोर्ड नंबर 3 मिल गया है। तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड नंबर 3 बना दिया है। अब स्विच बोर्ड नंबर 3 से क्या क्या कनेक्टेड है? एक ट्यूबलाइट और एक फ़ैन कनेक्टेड है। अब ये जो ट्यूबलाइट हम लगाएंगे या फ़ैन लगाएंगे, ये हम एकदम बीच में लगाएंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है, और 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5 ही होता है ना। तो 1.5 मीटर यही छोड़ करके तो हम लोग स्विच बोर्ड लगाए हैं। तो इसी स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे? HR पर ट्यूबलाइट लगा देंगे, और ट्यूबलाइट मतलब HR से आधा मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो सीलिंग पे पहुंचेंगे, और ये 3 मीटर है, 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 पर हम क्या लगा देंगे? पंखा। तो टोटल 2 मीटर हम लोग चले। तो देखिए ट्यूबलाइट HR पर लगा हुआ है, और ट्यूबलाइट से 2 मीटर चल करके हम लोगों ने कंड्यूट बिछा करके क्या लगा दिया? फ़ैन लगा दिया। तो इस तरीके से ये सिंगल लाइन डायग्राम बनता है। आई होप आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना आ गया होगा। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक HR मतलब एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम HR कह देते हैं। फिर अगर देखिए यहाँ पर एक ही सर्किट थी, उसलिए हमने एकदम स्टार्टिंग में ही DB बना दिया। अगर 2 सर्किट निकालते तो एक सर्किट इधर और एक सर्किट इधर, DB को बीच में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ एक सर्किट थी, इसलिए हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया। फिर हम लोग स्विच बोर्ड नंबर 1 में गए, 2 मीटर चले। फिर स्विच बोर्ड नंबर 2 में यहाँ से यहाँ तक, जो कि दीवार को ही होल करके गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दीवार की मोटाई को नगण्य माना है, तो यहाँ पे हमने कोई भी डायमेंशन नहीं लिखा। फिर स्विच बोर्ड नंबर 2 से स्विच बोर्ड नंबर 3 में गए और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वायर्स कितने लगेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने एक सर्किट निकाली हुई है। इसका क्या मतलब होता है? एक सर्किट का मतलब कि एक फेज और एक न्यूट्रल निकल रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ वायर्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ से 2 वायर निकल रहे हैं, एक फेज एक न्यूट्रल।
ये 2 वायर ऐसे गए ऐसे गए। अब ये दोनों वायर यहाँ गए तो यहाँ भी 2 ही वायर दिख रहे हैं। फिर इन दोनों वायर को हम स्विच बोर्ड नंबर 1 में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ ले गए, स्विच बोर्ड नंबर 1 में। तो हमने फेज और न्यूट्रल, अब हमें यहाँ से न्यूट्रल को भी नीचे लाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है। तो स्विच बोर्ड में अगर सॉकेट लगा रहेगा या इंडिकेटर लगा रहेगा तो हमें न्यूट्रल वायर को नीचे स्विच बोर्ड में लाना पड़ेगा। अगर स्विच बोर्ड में सॉकेट और इंडिकेटर नहीं लगा है तो आपको न्यूट्रल वायर को स्विच बोर्ड में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस स्विच बोर्ड में सॉकेट लगा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से फेज और न्यूट्रल दोनों को नीचे लाना पड़ेगा। तो 2 वायर हमने नीचे लाए स्विच बोर्ड में, फेज वायर से कनेक्शन किया पूरा, न्यूट्रल का सॉकेट में किया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि वो दोनों फेज और न्यूट्रल जो वायर थे उनको वापस ले जाएंगे यहाँ से इस स्विच बोर्ड के लिए। तो 2 वायर यहाँ पर आए और 2 वायर यहाँ से निकले, तो टोटल कितने हो गए, 4 वायर हो गए, 4 वायर हो गए। और 1 वायर निकलेगा इस यहाँ के स्विच से ये ट्यूबलाइट कंट्रोल होने के लिए। तो 4 और 1 5 वायर हो गया। और ये ट्यूबलाइट कैसे जलेगा, एक न्यूट्रल भी तो इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो फेज और न्यूट्रल निकाले थे वो तो हम इधर को लेकर चले गए, ठीक है। अगर बीच में से कहीं से काट के जो जॉइंट कर देते हैं तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर जॉइंट बॉक्स लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे बार बार जॉइंट लगते हैं वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं से न्यूट्रल जहाँ से कटिंग हुई है वहीं से हम न्यूट्रल वायर भी निकालेंगे इस ट्यूबलाइट के लिए, ठीक है। तो टोटल कितने वायर हो जाएंगे, 6 वायर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से 2 वायर आए, इस स्विच बोर्ड नंबर 1 में 2 वायर गए, ठीक है, 2 वायर हो गए। फिर 2 कनेक्शन होने के बाद फेज और न्यूट्रल का, इन्हीं दोनों फेज न्यूट्रल को तो हमें आगे लेकर के स्विच बोर्ड नंबर 2 में जाना है। तो 2 वायर आए और 2 वायर गए, तो 2 + 2 4 हो गए। और इस ट्यूबलाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो स्विच लगाए रहेंगे उस स्विच से भी आप एक फेज दोगे इसको, और एक न्यूट्रल भी तो देना पड़ेगा, बिना न्यूट्रल के तो जलेगा नहीं ट्यूबलाइट। तो एक फेज और एक न्यूट्रल, तो टोटल 2 वायर ये भी हो गए। तो टोटल कितने वायर हो गए, 6 वायर। तो यहाँ पर इसलिए 6 वायर दिखाए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 वायर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच बोर्ड नंबर 2 में 2 वायर लेके जा रहे थे। फिर यहाँ से हम लेकर आए तो 2 वायर नीचे ले आए, फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट किया। न्यूट्रल यहाँ भी लाना पड़ेगा क्योंकि सॉकेट लगा हुआ है, तो न्यूट्रल लेकर के आए, फेज और न्यूट्रल, फेज से स्विच में कनेक्ट किया और न्यूट्रल से हमने सॉकेट में कनेक्ट किया। फिर आगे भी स्विच बोर्ड है और यहीं से सर्किट लेकर जानी है, तो यहाँ से फिर हम फेज न्यूट्रल को वापस लेकर के ऐसे जाएंगे इस स्विच बोर्ड के लिए। तो 2 वायर आए थे फेज न्यूट्रल और 2 वायर 2 4 हो गए, ओके। अब देखिए इस स्विच बोर्ड से कितने पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, तो 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। और एक न्यूट्रल निकालेंगे तभी तो इन तीनों में दे पाएंगे, तो एक न्यूट्रल हो गया हमारा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वायर हो गए, 8 नंबर ऑफ वायर हो गए। तो उसीलिए यहाँ पर 8 लिख दिया गया है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 2 वायर आए, 2 वायर इस स्विच बोर्ड के लिए गए, तो 4 वायर, 3 पॉइंट थे, तो 4 और 3 7, और एक न्यूट्रल निकाला है इन सबको कंट्रोल करने के लिए, मतलब देने के लिए, तो 8, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 वायर हो गए। अब यहाँ देखिए कितने वायर रहेंगे, 4 वायर, क्योंकि यहाँ से जो इस स्विच बोर्ड यहाँ से जो 2 वायर आया था और 2 वायर इधर के लिए गया, तो 2 वायर तो इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा हमारा, 4 नंबर ऑफ वायर रहेंगे। 2 इसके कंट्रोल करने के लिए जो फेज वायर रहेंगे और एक इसका कंट्रोल वाला, तो 3 और 1 न्यूट्रल, तो 4 वायर हो गए ना, मतलब 3 इनके फेज वाले और 1 न्यूट्रल जो निकाला था, तो टोटल यहाँ 4 वायर हो गए। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो इसका कंट्रोल वाला तो यहीं रह गया, तो ऊपर 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक इसका कंट्रोल वाला, एक इसका कंट्रोल वाला और 1 न्यूट्रल, तो 3 हो गए। अब इसका कंट्रोल वाला यहीं छूट जाएगा, तो आगे सिर्फ एक इसका कंट्रोल वाला और 1 न्यूट्रल वाला, तो 2 वायर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोगों ने 2 वायर इस सर्किट के लिए निकाले थे, स्विच बोर्ड नंबर 3 के लिए यहाँ से 2 वायर निकाले थे, तो ये देखिए 2 वायर आ रहे हैं। और अब हम इस स्विच बोर्ड नंबर 3 में 2 वायर ले जा करके छोड़ देंगे, क्योंकि आगे कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है। तो 2 वायर हम लोग लेकर आए, 2 वायर लेकर के आए, और कितने पॉइंट हैं, 1 2 2 पॉइंट हैं और एक न्यूट्रल इन दोनों के लिए। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वायर हो गए, 5। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ वायर दिखा दिया है हमने। अब इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर ऑफ वायर्स रहेंगे, एक इसका पॉइंट कंट्रोल करने वाला और इस पॉइंट का कंट्रोल करने वाला, ठीक है। तो 2 तो ऐसे हो गए और एक न्यूट्रल जो नीचे से लाए थे इन दोनों के लिए, तो 3 नंबर ऑफ वायर। अब इसका पॉइंट, इसका कंट्रोल करने वाला तो यहीं छूट जाएगा, ठीक है। आगे सिर्फ एक इसका पॉइंट कंट्रोल करने वाला और एक न्यूट्रल वायर, तो 2 जाएंगे, तो 2 नंबर ऑफ वायर यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ वायर डिसाइड करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सिंगल लाइन डायग्राम नहीं समझ आएगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बना करके नंबर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंड्यूट, ये सब डिसाइड करते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितना लगा। तो अब हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंड्यूट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से एक ब्लॉक बना लेते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, तो नंबर ऑफ कंडक्टर, सबसे पहले हम 2 नंबर के कंडक्टर्स जहाँ जहाँ पर यूज़ किए गए थे उनके कंड्यूट को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मीटर में दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं, लेंथ ऑफ कंड्यूट है। और जो इस तरीके से लाइनिंग दिख रही है, ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। ओके, तो देखिए 2 कंडक्टर कहाँ कहाँ पर हैं, तो 2 कंडक्टर यहाँ पर हैं, तो 1 मीटर, तो 1 मीटर हमने लिख दिया। फिर 2 कंडक्टर यहाँ हैं, तो 2 मीटर, तो 2 मीटर हमने लिख दिया। फिर 2 कंडक्टर कहाँ हैं, यहाँ पर, तो 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर लिख दिया। फिर 2 कंडक्टर यहाँ हैं, 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख दिया। फिर 2 कंडक्टर कहाँ हैं, यहाँ हैं 2 मीटर, 2 मीटर लिख दिया। तो इस तरीके से हमने सबको लिख दिया और फिर क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 11.5 मीटर आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइज ऑफ कंड्यूट क्या होता है कि 2 और 3 कंडक्टर्स को 1.5 mm स्क्वायर के कंडक्टर्स को ले जाने के लिए 16 mm के साइज़ का कंड्यूट लगेगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालते हैं, तो जो लेंथ ऑफ कंड्यूट ये आया होता है, इसी में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11.5 में हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा, मतलब 23 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 कंडक्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो 3 कंडक्टर के लिए 16 mm के साइज़ का ही कंड्यूट लगता है। तो 3 कंडक्टर देखिए कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं, 3 कंडक्टर सिर्फ यहाँ पर यूज़ किया गया है, 3.5 मीटर, ठीक। तो 3 कंडक्टर जो हमारा लेंथ ऑफ कंड्यूट हो जाएगा वो 3.5 मीटर हो जाएगा। और लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा, तो लेंथ ऑफ कंड्यूट में नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.5, ये हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, अब हम लोग 4 नंबर ऑफ कंडक्टर को देख लेते हैं। तो 4 नंबर ऑफ कंडक्टर जो है वो एक जगह यूज़ किया गया है, कहाँ पे, यहाँ पर है नंबर ऑफ कंडक्टर 4 हैं, जिसका डायमेंशन क्या है 3.5 मीटर। तो ये देखिए 4 नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए 19 mm के साइज़ का कंड्यूट लगता है, ठीक है। और एक जगह ही सिर्फ लगा है 4 कंडक्टर 3.5 मीटर। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 3.5 मीटर लिख दिया है और यहाँ पर 19 mm के साइज़ का कंड्यूट यूज़ होगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा, लेंथ ऑफ कंड्यूट और नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं
5 कंडक्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, तो 5 कंडक्टर सिर्फ यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। 5 कंडक्टर के लिए भी 19 mm के साइज़ का ही कंड्यूट यूज़ होता है और इसका जो डिस्टेंस है वो 1.25 मीटर है, तो ये 1.25 मीटर लिख दिया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.25 हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया। फिर अब देख लेते हैं 6 नंबर ऑफ कंडक्टर कहाँ यूज़ हुए हैं, तो 6 नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ यूज़ हुआ है 1.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.25 मीटर लिख लिया है। 6 नंबर ऑफ कंड्यूट के लिए 25 mm के साइज़ का कंड्यूट यूज़ होता है, ठीक है। 6 कंडक्टर के लिए 25 mm के साइज़ का कंड्यूट यूज़ होता है जिसका डिस्टेंस 1.25 मीटर, ये देखिए 6 कंडक्टर के लिए 1.25 मीटर है ना, लिख लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.5 मीटर हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया। अब 8 नंबर ऑफ कंडक्टर कहाँ यूज़ किया गया है, तो 8 नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है 1.25 मीटर, ठीक है। 8 कंडक्टर के लिए भी 25 mm के साइज़ का कंड्यूट लगेगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए ब्लॉक बनाते हैं और इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए ये वाला जो कॉलम है, लेंथ ऑफ कंडक्टर वाला जो कॉलम है, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 71.25 मीटर। अब तार को छिलना होता है, बांधना होता है, ऐंठना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तो 71.25 का 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.125 आएगा और इसको हम लोग 71.25 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 78.375। तो अभी आप इसको ओवरऑल चेंज कर लोगे 79 मीटर में, ठीक है, क्योंकि दुकान में जाओगे तो आप ऐसे नहीं कहोगे ना, सीधे सीधे कहोगे कि 79 मीटर हमें 1.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर चाहिए। तो ये हमारा आ गया टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कंड्यूट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कंड्यूट कैसे निकालते हैं। देखिए कंड्यूट यहाँ पर 3 साइजेस के हैं, 16 mm, 19 mm और 25 mm। तो 16 mm वाला एक साथ खरीद लेंगे हम, 11.5 मीटर और 3.5 को ऐड कर देंगे तो ये एक साथ खरीद लेंगे। 19 mm वाले को एक साथ ऐड करके ख़रीद लेंगे और 25 वाले को एक साथ ऐड करके ख़रीद लेंगे। देखिए यहाँ पे निकाला है 16 mm वाला, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इसको और इसको ऐड कर दिया और उसका 10% निकाल लिया तो इतना आ गया हमारा। फिर 19 mm वाले को हमने इसको ऐड कर दिया, ये देखिए इसको ऐड कर दिया और उसका 10% निकाल लिया तो इतना आ गया। फिर इसी तरह 25 mm वाले को दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये देखिए ऐड कर लिया तो इसका भी 10% निकाल लिया तो हमारा ये इतना आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट को निकाल लेते हैं। यहाँ एक और तरीका होता है लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर को निकालने का, आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में देख करके हम लोग निकाल लेते हैं dB से HR। तो dB से HR तक हम पहले ऐसे लिखते हैं dB to HR। dB से HR तक लेंथ ऑफ कंड्यूट कितना है, 1 मीटर, और नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आपका जो 1 मीटर ये दिख रहा है ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ कंड्यूट। और जब इसको हम इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर का लेंथ ऑफ कंड्यूट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो dB to HR यहाँ तक का हमने लिख लिया। अब हम लोग HR to HR तो ऐसे लिखेंगे HR, ये HR कहाँ का है, dB का, तो ऐसे नीचे छोटा सा dB लिख देंगे। HR to HR ये कहाँ का है, SB1 का, SB1, ठीक है। तो ये कितना है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर कंड्यूट है, इनटू नंबर ऑफ वायर कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 4 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग HR to SB1, HR to SB1, तो HR to SB1 1.25 मीटर लेंथ है और नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 6 हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा।
फिर इसके बाद HR टू HR करेंगे ना, HR टू HR कहाँ का, HR SB1 का टू HR SB2 का, ठीक है, HR SB1 का HR SB2 का। अब चूंकि यहाँ पर नगण्य माने थे हम लोग, क्योंकि दीवार की मोटाई को नगण्य मान लिए थे, अगर रहता तो 0.25 से नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन नगण्य मान लेते, ठीक है। तो दीवार को उस पार करने में कंड्यूट तो लगेगा ही, वायर भी लगेगा, लेकिन हम लोगों ने 10% एक्स्ट्रा जब निकालते हैं तो वो उसी में मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। 10% निकालते हैं ना, लेंथ कंड्यूट का भी 10% निकालते हैं, कंडक्टर का भी 10% निकालते हैं, तो वो उसी में मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद HR टू SB2, तो इसी तरीके से हम लोग पूरे उसका निकाल लेते हैं। तो ये एक और तरीका है आपके लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर को निकालने का। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों मेथड्स आपको समझ आए होंगे। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो जब भी आप ये टोटल निकाल लेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इस सबको ऐड कर देंगे, फिर उसका 10% निकाल लेंगे, वो उतना ही आएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ कंड्यूट को निकालने के लिए यहाँ पर इन सब को ऐड करेंगे। आप देख लेंगे कि जहाँ पर 2 कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वहाँ 16 mm के साइज़ का कंड्यूट लगेगा, जहाँ 6 यूज़ कर रहे हैं, 5 यूज़ कर रहे हैं, वहाँ किन साइज़ का लगेगा, वो चीज़ आप ध्यान में रख के तो सिर्फ एक एक साइज़ मतलब सेम साइज़ वालों को ऐड करके 10% निकाल लेंगे, तो उस तरीके से आपका लेंथ ऑफ कंड्यूट भी आ जाएगा। ओके, अब हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, ठीक है। पहला मटेरियल क्या रहेगा हमारा, DPIC मतलब डबल पोल आयरन क्लेड, MS मतलब मेन स्विच विथ फ्यूज यूनिट, 5 एम्पियर 250 वोल्ट का, क्योंकि करंट रेटिंग कितना आया था हमारा 2.52 एम्पियर हमारा करंट रेटिंग आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम 5 एम्पियर वाला लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो मेन स्विच 1 लगा था, 150 का आता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये भी हमारा डबल पोल आयरन क्लेड का होगा, फ्यूज यूनिट के साथ होगा और 5 ही एम्पियर वाला होगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा था, तो ये 300 रुपये का आ जाएगा। फिर 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर PVC इंसुलेटेड, ठीक है, मतलब जो कंडक्टर, तो ये हम लोगों ने निकाला था कितना 79 मीटर, तो 79 मीटर लिख लिया, 3 रुपये पर मीटर आता है और इतने रुपए का पड़ जाएगा। फिर लकड़ी का बोर्ड हम लोग ले लेंगे। ये लकड़ी का बोर्ड किसके लिए, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम डायरेक्ट दीवार पर तो लगाते नहीं हैं, पहले एक लकड़ी का बोर्ड लगा लेते हैं और उसके ऊपर से फिर हम लोग मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाते हैं। तो इस साइज़ का हम लोग लकड़ी का बोर्ड लगा लेंगे, ये एक लगेगा 55 रुपये का आता है, ठीक। अब उसके बाद कंड्यूट, तो कंड्यूट 3 साइजेस की लग रही हैं, 16 mm, 19 mm और 25 mm, ठीक है। अगर यहाँ पर बैटन होता, मतलब लकड़ी वाले से वायरिंग किया गया होता, बैटन वायरिंग किया गया तो हम लोग बैटन लिखते, बैटन की लेंथ, बैटन का लेंथ सब कुछ निकालते, प्रोसेस यही होता, मेथड यही होता, बस कंड्यूट की जगह बैटन होता, ठीक है। तो 16 mm का जो कंड्यूट था वो 17 मीटर लग रहा था, ये 10 रुपये पर मीटर आता है, तो इतने रुपए का आ जाएगा। 19 mm वाला जो कंड्यूट था वो 6 मीटर लग रहा था, तो ये 15 रुपये पर मीटर आता है, तो 90 रुपये का हो जाएगा। 25 mm वाला जो कंड्यूट था वो 3 मीटर लग रहा था, तो ये 20 रुपये पर मीटर आता है, तो 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 17 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर ये निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, कंड्यूट हो जाएगा। फिर कंड्यूट बेंड लगेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर मोड़ने की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ पर कंड्यूट बेंड लगेगा। अलग अलग साइजेस के कंड्यूट है तो अलग अलग साइजेस के बेंड भी होंगे, कंड्यूट बेंड भी होंगे। तो 16 mm वाला लगभग 4 लगेगा, 19 mm वाला 2 और 25 mm वाला 2, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ लगा देंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। 2 ले लेंगे इनको भी, लेकिन 16 mm वाला लगेगा, ठीक है। इतने इतने रुपए का आता है, तो इतना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट गुल्ली ले लेंगे, आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर गुल्ली लगा लेंगे, 50 रुपये का ले लेंगे। राउंड ब्लॉक ले लेंगे, 6 लगेगा लगभग वायरिंग करने में, ये 10 रुपये का एक आता है, तो 60 हो जाएगा। स्क्रू ले लेंगे आवश्यकता अनुसार, ठीक है, 20 रुपये का लगभग। कील या पेंच मतलब नेल्स, ठीक है, कील ले लेंगे 2 पैकेट, 25 रुपये का एक पैकेट आता है, तो 50 रुपये हो जाएगा। स्विच बोर्ड विथ 5 एम्पियर सॉकेट, स्विच बोर्ड ले लेंगे, 3 स्विच बोर्ड लग रहे हैं ना, एक ड्राइंग रूम में, एक
वरांदे में और एक बेडरूम में, तो 3 स्विच बोर्ड लगे थे, उसके साथ स्विचेस सब फिट फाट मिलेंगे, तो ये 50 रुपये का एक स्विच बोर्ड लगभग आएगा, तो 150 हो जाएगा। सीलिंग रोज़ 2 लगेंगे, ठीक है, सीलिंग रोज़ ले लेंगे, 12 का एक आता है तो 24 रुपये हो जाएगा। अर्थिंग वायर भी चाहिए होगा, तो 14 SWG का GI अर्थ वायर हम लोग यूज़ करेंगे, लगभग आधा किलो, मतलब 500 ग्राम, 40 रुपये पर केजी आता है, तो 20 रुपये का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट वाला मटेरियल, कॉस्ट वाला कॉलम है, इस कॉस्ट वाले कॉलम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस कॉस्ट वाले कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट वाले कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लेबर कॉस्ट निकाला है। लेबर कॉस्ट निकालने के बाद तो मटेरियल कॉस्ट जो होता है हमारा, लेबर कॉस्ट जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट का 15% निकलता है, ठीक है। तो हमने मटेरियल कॉस्ट का 15% निकाल दिया, तो इतना आ गया। फिर मटेरियल कॉस्ट का 5% निकाल देंगे तो वो हमारा इमरजेंसी कॉस्ट आ जाएगा, तो हमने निकाल दिया मटेरियल कॉस्ट का 5%, इमरजेंसी कॉस्ट आ गया। फिर इसी तरह हम लोगों ने सुपरविज़न कॉस्ट निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट का 5%, तो मटेरियल कॉस्ट का 5% निकाल लिया तो हमारा सुपरविज़न कॉस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लाइट फैन सर्किट का एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग को सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था क्योंकि आप लोगों को समझाना था। जब भी आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे और जब भी इसी क्वेश्चन की, सिंपल वाले क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार, तब तो आपको जा कर के स्टेप्स क्लियर होंगे कि किस स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है। और सारे स्टेप याद कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2 BHK का वायरिंग करना सीखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।